Welcome to this session where we are looking at the examination boards, both local and foreign, and discussing what are the implications of having both kinds of boards, what are we trying to achieve through the school sort of end of school examinations, and what directions do we need to explore if we really want these examinations to do all the work that we want them to do. Let me just introduce the panel to you. So we have Dr. Andrew Coombe from the Oxford AQ board. He'll be joining us online. I don't know if he's already with us. Andrew, can you hear us? Not right now. Okay. On my left is Ms. Shahnaz Wazir Ali. Doesn't require any introduction. और उनके साथ बिल्कुल बेदा रज़ा जमील. अगेन एजुकेशन के किसी भी बात होगी तो बेदा का तारुफ करवाना अजीब सी बात लगती है. हाँ, अरशद सईद का करा देता हूँ, आप शायद अरशद को ना जानते हो. Of course, this entire KLF is Arshad Saeed and OUP. So this is the panel and we will start the conversation. Andrew को किसी वक्त जब आ जाएं तो बता दीजिएगा मुझे, बिल्कुल ठीक है? ठीक. अच्छा जी, तो बेदा, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू. आप स्कूलों में बहुत काम करती हैं. यू ऑल्सो नो कि जो इस वक्त ग्लोबल कॉन्वर्सेशन है वो बहुत सारी ग्लोबल स्किल्स पे बात हो रही है, वो बात हो रही है नॉन कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह पे. यहाँ पाकिस्तान में हम अभी तक फंसे हुए हैं कि रट्टे को कैसे काबू में करें और फिज़िक्स मैथ में रट्टे से आगे कैसे जाएं. तो ये जो फ़र्क है इसका हमारे स्टूडेंट्स पे क्या असर होता है और इसको हम देखें कैसे, इस फ़र्क को. व्हाट वुड बी द वे टू लुक एट इट एंड देन थिंक अबाउट हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दिस. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल. एंड आई थिंक जो हमारे पास ऑडियंस है एंड द वे वी वांट टू पिच दिस कॉन्वर्सेशन, one of the most important pieces I think for all of us to understand is कि globally जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, या हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी लेते हैं, पाकिस्तान में जो 2010 से नाफिज हो चुका है एज अ फंडामेंटल राइट, विच मीन्स इट इज़ जस्टिसेबल. एनीबडी कैन टेक द कंट्री टू कोर्ट और द स्टेट टू कोर्ट फॉर नॉट बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट इट. बट वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ इज़ कि अगर सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो हाउ डू यू मेजर इट? And in the global conversation on SDG 4 and the target of 4.1.1, the issue is how do you look at lower primary measures of fundamental basic learning, or upper primary at grade 5 or lower secondary at grade 8? कि वो तो करना ही करना ज़रूरी है, because if that is well in place, then you move on to your high stakes examinations of 9th or board exams and so on. And what you take, skills you take to the place of work or for, you know, your lifelong learning. Now, to be able to do this, Pakistan is in a bit of a fix itself. As you know, सारे हमारे बोर्ड्स के इम्तिहान तो 9th से शुरू होते हैं. बहुत दफ़ा शहनाज के भी ज़माने में और कहा कि पहले हम 4th के करते हैं, फिर हम 8th के करेंगे, 5 के करेंगे, वो भी हम बोर्ड के करने लगे, फिर वो ख़त्म हो गए. अब फिर से रीसर्फेस कर रहे हैं कि ग्रेड्स जो हम इस वक्त कह रहे हैं स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट फॉर ग्रेड्स 4 and 8 विच आर कॉल्ड सैट्स नाउ. तो मगर उसमें कांस्टेंट एक कंसर्न आता है कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर मेजरिंग. नाउ globally they are saying for lower primary, to get your fundamentals right, or what are called foundational learning, you must have literacy, numeracy, and note also social emotional learning. And that's a kind of a segue कि अगर आपके बच्चों को ये आता है तो it means that वो foundations उनके पुख्ता हैं and they can go ahead. Since I am associated a lot with the annual status of education report, असर पाकिस्तान, वो हमें वाज़े ये करता है कि जब बच्चे क्लास 3 में
क्लास 2 की बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं एक्वायर करते, तो दैट लीड्स टू अ मेजर ट्रेजेडी, एंड दैट ट्रेजेडी ऑफ नॉट नोइंग, और वो 20-22% से ज़्यादा नहीं बच्चे जो क्लास 3 के हैं वो बेसिक क्लास 2 लेवल की कंटेंट ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी अपनी लैंग्वेज में सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, वो नहीं कर पाते। तो क्लास 10 तक वो उसका पीछा किए लेती है, एंड 30% इन क्लास 10 चिल्ड्रन स्टिल डू नॉट नो दैट बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब वी फास्ट फॉरवर्ड ऑल ऑफ दैट एंड से कि इशू सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी का तो नहीं है। इशू अब इस वक्त है कि रिसर्च ये कह रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है दुनिया में और 21st सेंचुरी स्किल्स तक पहुंचना है, तो देन यू शुड बी एबल टू एक्वायर व्हाट आर कॉल्ड नॉन एकेडमिक स्किल्स. Now the non-academic skills in the new cutting edge program are looking at almost 27 domains or subdomains of learning, जिसमें हमारे पास interdisciplinary proficiencies भी हैं कि हमें arts and culture में क्या आ रहा है, मतलब जहाँ आज बैठे हुए हैं, हमें health and nutrition का क्या situation है, leadership की क्या है, 21st century skills जिसमें growth mindset भी है, वैल्यूज़ यानी कि प्लूरलिस्टिक डिस्पोजिशंस हैं या नहीं, हम एक दूसरे के साथ गुजारा करते हैं या नहीं हमारे पास, और रवैये हमारे कैसे हैं जिसमें हमारे पास एथिकल डिस्पोजिशंस भी आती हैं, हम जिम्मेदार शहरी हैं या नहीं, हम जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं. Now what the world is saying is, and I think that's why festivals like this are so important, कि why is storytelling so important? It reaches the heart and soul of children and that gets them inspired to do academic learning as well. स्कूल में तो वो मौका ही नहीं मिलता. तो पाकिस्तान में भी इस वक्त इसकी रिसर्च हो रही है, मगर हमारा इशू ये है कि हम इस असेसमेंट से इतना डरते हैं और इसको इतना हमने हाई स्टेक्स बनाया है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. हाई स्टेक्स होनी चाहिए, बट हाई स्टेक्स इसलिए होनी चाहिए कि आपके फंडामेंटल्स सामने होंगे, आपकी फाउंडेशनल लर्निंग पुख्ता होगी, सोशल इमोशनल लर्निंग होगी, तो आप बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाएंगे. नहीं करेंगे तो बच्चे विल गेट स्टक अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल दे गो इनटू ओ लेवल्स, ए लेवल्स, फला ढिमका, एंड दैट मीन्स दैट्स व्हाई पीपल से अच्छा IB तो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट क्यों अच्छा है? वो इसलिए अच्छा है बिकॉज इट एड्रेसेस द नॉन एकेडमिक स्किल्स. इट्स आस्क्स यू टू लुक एट कि ये सामने मैंग्रोव्स जो हैं इसको स्टडी करो, द वर्ल्ड अराउंड अस, और बताओ मसला क्या है. Why is it that we are suffering? Why is the climate change taking place? अपने local context में जाओ. So Faisal just saying that the setting the ground, this is where we are. We have very few measures of learning, and those measures of learning, they keep changing, although the goalpost keeps changing, and we must realize it's not just for the world's sake हम कर रहे हैं, but it is for our children and for our citizens. How do we prepare them for today and for tomorrow? And those kind of, that level of competencies are not just about, you know, the 5 exams that you will be taking or whatever it is in arithmetic, science, fala dimka, but also the other competencies which give you that growth mindset and that ability to live for a lifetime based on those skills. Where are those skills? Thank you. बहुत शुक्रिया बेला. That sets it up very well for Shahnaz. I wanted to check with you कि these students come to you in the sense आपकी यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में भी उन्हें देखती हैं, यही स्टूडेंट जो आते हैं, and they have to now get ready for, जैसे हमने अभी इलेक्शन में भी देखा, voting, for citizenship, for every responsibility that the youth have to carry. Pakistan is, I think, the second youngest nation in the world after Afghanistan in terms of mean age, etc. So it's and the number of children that are coming through will obviously mean that we will remain a very young nation for quite some time to come with the demographic transition as it is. What are you seeing? Are the schools and examinations that they go through able to prepare children for taking on the roles that we expect them to? And what needs to change if that is not happening? My answer to your question is a very straight no. That our school systems and our examination systems, examination boards,
also our universities are not preparing our students for citizenship. मगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिस्टम की बात करना चाहूँगी फैसल, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में चार किस्म के निज़ाम चल रहे हैं। एक तो वो निज़ाम है जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को तालिब इल्मों के लिए एग्ज़ामिनेशन सेट करता है, इंटरमीडिएट बोर्ड्स जो हैं। 4 सूबों के बोर्ड्स हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान का बोर्ड है और एक फेडरल बोर्ड है। और फिर इसके अलावा हमारे कुछ और भी बड़े स्पेशल किस्म के हैं जो कि आर्मी स्कूल्स के डायरेक्टरेट के मातहत भी उनके बोर्ड्स और एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो चलाते हैं। जो फेडरल बोर्ड है, जो जितने पाकिस्तानी बच्चे बाहर रहते हैं जैसे सऊदीया में, दुबई में, they take exams according to the federal board. Then there is the O-level and A-level system, and then there was one private examination board, which is the examination board of Khan University, and now there is a Ziauddin University examination board as well. So public sector में भी examination boards हैं, private sector में भी examination boards हैं, और O and A level के भी इम्तिहान दिए जाते हैं। तो ये जो एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, इसको हमें बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सिटीज़नशिप की बात करते हैं, शहरियत की बात करते हैं, इत्तेफाक राय चाहे वो ना हो, लेकिन एक अच्छा शहरी बनाने के लिए फ़र्क निज़ाम इस वक्त चल रहे हैं, और इसी तरह फ़र्क निसाब भी चल रहे हैं। डिफरेंट करिकुलम्स, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, although textbook and curriculum is not synonymous, we know that, but at the same time these are the basic differences. Now let's also look at the numbers. In the provincial intermediate or examination boards, there are approximately 9.4 million students, as I believe I've heard according to the data, sit for these examination boards between classes 9, 10, 11 and 12. And this 9.4 million is not a small number. ये बहुत बड़ी तादाद है हमारी नौजवान नस्ल की। Compared to that, अगर आप और A level को देखें, हालांकि ये बड़ा prestigious समझा जाता है, और बड़ी हमारी जो अमीर अशराफिया है वो हमेशा अपने बच्चों को चाहती है कि जी O and A levels में जाएं और उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाएं। तो और A level के कितने स्कूल्स हैं? सिर्फ तकरीबन 250। मेरा ख्याल था कि कम से कम 500, 800, 1000 के करीब O and A लेवल के स्कूल्स होंगे, लेकिन तकरीबन 250 या 260 स्कूल्स हैं जो O and A लेवल बोर्ड पर हैं के साथ हैं। और इसी तरह जब एग्ज़ामिनेशन बोर्ड खान यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, and they based their board on a completely different model, and I want to talk about that because you asked the question, are the students well prepared for universities? So I can't give you one answer. And you also asked the question, do they prepare them for citizenship? Because there are 4 or 5 different models here, and all of them are doing different things. So the Khan Examination Board is, of course, very limited. It has a very small number of schools that have signed up for it, but they've also got 222 schools, I think, signed up with the AKUEB. But the numbers are much less. Now, या तो हम ये कहें कि पाकिस्तान की रियासत चाहती है कि यहाँ पर हर बच्चे के लिए चॉइस हो, वो किसी बोर्ड में जाना चाहे तो उस बोर्ड में जा सकता है। ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप हर फैमिली को कहें कि आपका जो मर्ज़ी है, जिस बोर्ड में आप बैठना चाहें, जिस करिकुलम में जो निसाब में पढ़ाना चाहें, आप बच्चों को भेज दें। अगर आपने एक कौम बनानी है, एक शहरियत की जो प्रोफाइल है या जो अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं या वैल्यूज़ हैं, उसको उजागर करना है, तो जैसे ज़्यादातर मुल्क करते हैं दुनिया में, वो एक तालीमी निज़ाम बनाते हैं जो कि सबके लिए है। गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, सब ने एक ही निज़ाम में जाना है, बजाय इसके कि आप पहले ही तफरीक कर दें। वैसे भी हमारा माशरा इस तरह बटा हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिविज़न, social stratification, socio-economic differences that are more varied than I think in any other country. So what do we see in these boards? We find that generally the O and A level students come a bit better prepared. I am not prepared to say that they are much better prepared. Their English may be better,
but otherwise their knowledge is not necessarily that much qualitatively better. And also their familiarity with Pakistan history, their own language, their culture, Urdu का उर्दू की तहरीक, पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की जद्दोजहद जो हुई जिसके तकसीम से पहले, उसके बारे में उनको उतना ज़्यादा नहीं पता होता. ना हमारे अदब के बारे में पता होता है, ना हमारी शायरी के बारे में पता होता है, ना हमारी कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में पता होता है. So there are pluses and minuses in both. The curriculum, which is the national curriculum, I don't call it the single national curriculum, but the core curriculum is not a bad curriculum. It has some changes that are necessary that should be made, but basically if it is taught well, that curriculum and taught in the right way with the right pedagogy can produce better results. Universities, we have serious problems, Faisal, बहुत serious problems हैं. हमारे पास बच्चे आते हैं, यकीन करें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में एक सफ़ा सही अंग्रेज़ी का नहीं लिख सकते, 3-4 पैराग्राफ्स भी सही तरीके से नहीं लिख सकते, और हम इंसिस्ट करते हैं कि सब कुछ अंग्रेज़ी में होना चाहिए. मैं भी इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि upper secondary education and tertiary education should be in English. But there are very serious problems. So we are not preparing our school exiting students for entrance into universities. And we have a very serious divide that takes place even at that point. बहुत शुक्रिया. So एक जो शहनाज ने बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो सोचें, इसके बारे में जहन में रखें कि there are trade-offs between choices and equity, right? आप ये कहते हैं कि भाई पेरेंट्स की को हम चॉइस और स्टूडेंट्स को चॉइस दे रहे हैं, वो किस तरह के इम्तिहानी निज़ाम में जाते हैं, किस तरह की किताब, किस तरह की ज़बान, क्या चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं, वो चॉइस के एलिमेंट में और सारी दुनिया में उसको जस्टिफाई किया जाता है. लेकिन दूसरी साइड एक्विटी की भी है कि अगर एक्सेस टू एजुकेशन जैसे पाकिस्तान में हो गया हुआ, क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस इज टाइड टू योर पेरेंटल इनकम, then there is a problem कि it's not an issue of choice then, right? Then the choice argument comes very strongly against कि फिर आप सब गरीब लोगों को कह रहे हैं कि या तो वो गवर्नमेंट स्कूल और हेंस मैट्रिक में जाएंगे, और अमीर को चॉइस दे रहे हैं कि वो IB और A levels O levels कर सके. तो वो जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो हमने पिछले 30 साल में देखा है और जो ज़्यादा होता जा रहा है is increasing inequality and entrenchment of those inequalities in our country, which will further fragment the polity of the country as well, right? और वो fragmentation का फिर कोई नतीजा भी निकलता है ना, जो हमें नज़र भी आता है कि मेरा ख्याल है तारिक रहमान साहब की किताब है ना, Denizens of Alien Worlds, कि ये अब बच्चे अलग अलग दुनिया के बच्चे बन गए हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, तो एक मुल्क में कैसे रहेंगे, एक मुल्क का कैसे आगे सोचेंगे. So that's a question that we have to very much think about when we are thinking about this trade-off as well. Arshad, if I may come to, मुझे नहीं पता अभी एंड्रू से नहीं हो सका अच्छा राब्ता, तो अर्शद if I may, आप पे फिर आप डबल बोझ आएगा. एक तो ये कि जो ऑक्सफोर्ड AQ बोर्ड है वो भी अब इस स्पेस में आ रहा है और OUP के साथ ही आ रहा है, ठीक. एक तो थोड़ा सा बताइए कि ये जो पहले बेला ने बात की कि भाई जो स्किल्स हम टेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, वो AQ का जो बोर्ड आ रहा है और ये O levels A levels हैं, इसमें और IB में किस तरह से वो स्किल्स आ रही हैं. और आप पाकिस्तान के आप टेक्स्ट बुक का काम भी करते हैं, तो पाकिस्तानी बोर्ड्स में भी उस तरफ कोई पेशरफ्त होना शुरू हुई है या नहीं. दैट्स वन साइड ऑफ इट. और दूसरा मैं लेकिन फिर इसके बाद दूसरा सवाल आप ही से करूंगा पहले, लेकिन आप इसका जवाब दें, ऐसा ना हो भूल जाएं आप पहला सवाल. दूसरा भी बता. नहीं दूसरा मैं बाद में बताऊंगा. हाँ जी. अच्छा जी. So first of all, apologies, we are having some technology issues. So Andrew Coombe, the managing director of Oxford AQA, will be unable to attend. So I will attempt and represent Oxford AQA viewpoint as well. तो पहला सवाल, what Faisal has asked is कि
जो बेला ने बात की अबाउट द एजुकेशनल डेफिसिट्स इन पाकिस्तान, तो देखें अ फ्यू स्टेटिस्टिक्स आईड लाइक टू गिव. सबसे पहले तो ये कि हमारी आबादी का 64% represents the youth of Pakistan. So it's a very, very large portion of our country, of our population, that is the youth. And we all, as civil society, as responsible members of the society, have a responsibility to support whatever way we can in towards their education. अच्छा, अब एजुकेशन में जो चैलेंजेस जो करंट हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें एक बहुत फंडामेंटल इशू जो बेला ने अपनी असर रिपोर्ट की बात की, वो ये है कि जो बच्चे जिस जमात में हैं वो उस लेवल की के जो नॉर्मल लिटरेसी न्यूमरेसी की असेसमेंट्स हैं वो भी उनको वो बेसिक चीज़ें नहीं उनको आती और वो एड्रेस नहीं कर सकते. तो 5वीं जमात का बच्चा अगर दूसरी जमात के या तीसरी जमात का बच्चा अगर दूसरी जमात की जो असेसमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस नहीं कर सकता, तो देयर इज़ अ चैलेंज हियर. देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग दैट वी आर डूइंग इन आवर करंट एजुकेशन सिस्टम इन द पब्लिक सेक्टर. अच्छा, एक चीज़ जो शहनाज वज़ीर अली साहिबा ने भी बात की, फैसल ने भी बात की अबाउट द एजुकेशन डिवाइड, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा बिफोर गोइंग ऑन टू ऑक्सफोर्ड AQA. देखिए, वी आर ऑल पाकिस्तानीज़, we all realize that there is something that is fundamentally wrong in our education system that needs to be fixed. अब इसको फिक्स करने के लिए आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के इसकी सल्यूशन या हल तलाश करना है. ये कह देना कि एक तालीमी निज़ाम दूसरे से बेहतर है या बुरा है या वो एक क्लास डिवाइड क्रिएट कर रहा है, आई डोंट थिंक इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड. दुनिया भर में एलिमेंट ऑफ चॉइस होता है, लेकिन एक नेशनल करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स और द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि ये तालीम हर बच्चे को आनी चाहिए, और चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे वो किसी तबके का स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, फॉरेन बोर्ड का स्कूल हो, एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जिस पे हर बच्चे को उस लेवल पे आना चाहिए. आपका जो करिकुलम है वो ये नहीं कहता कि दिस इज़ द मैक्सिमम स्टैंडर्ड या इससे ज़्यादा किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए. देखिए, जो तालीम हासिल कर सकता है और उस मिनिमम स्टैंडर्ड से थोड़ा बेहतर तालीम हासिल कर सकता है, तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए. तो दैट इज़ वेयर द एलिमेंट ऑफ चॉइस कम्स इन. मसला क्या है? मसला ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो तालीम इस वक्त दी जा रही है, फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ कैपेसिटी इशूज़, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बिकॉज ऑफ the quality of textbooks that are being used is not of adequate standard. That is what needs to be addressed. What we are, लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि जी क्योंकि यहाँ पे O लेवल और A लेवल सिस्टम है तो ये क्लास डिवाइड क्रिएट कर रहा है, ये एक ऐसा तबका क्रिएट कर रहा है जो कि उससे बेहतर है. तो बजाय इसके कि आप जो चीज़ टूटी हुई है, जो ब्रोकन सिस्टम है, उसको ठीक करें, जो बेहतर चीज़ है, जो हम अगर कोई एक बेहतर तालीम हासिल कर सकता है, आप उसको कह रहे हो नहीं तुम ये भी ना करो, तुम भी वही तालीम हासिल करो जो एक ब्रोकन सिस्टम आपको दे रहा है. दैट टू मी इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू टेक. व्हाट वी एज स्टेक होल्डर्स नीड टू एड्रेस इज़ कि ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है,
जो हमारा असेसमेंट का सिस्टम है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे टीचर्स की कैपेसिटी है, इसको बेहतर करें और इसको ओ लेवल के लेवल तक ले आएं। आप इसको उस लेवल पे लाएं कि ये जो फॉरेन बोर्ड्स, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बोर्ड्स जो तालीम देते हैं, अगर आप उस लेवल पे अपने तालीमी निज़ाम को ले आएंगे तो कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि वो इन बोर्ड्स पे अपने पैसे भी ज़ाया करे और उन बोर्ड से तालीम हासिल करे। तो दैट इज़ वन थिंग दैट वी एज़ पाकिस्तानीज़ नीड टू एड्रेस। अच्छा, अब आई बात कि जो हमारा करिकुलम है वो, जैसे मैंने कहा कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन करता है, इट डजंट ले डाउन द मैक्सिमम। अब उसके लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पीपल एंड देयर इज़ द Cambridge O-level system and the A-level system. There is the International Baccalaureate system. There is the Oxford AQA board. Oxford AQA है क्या? This is a joint venture between the Oxford University Press and the AQA. The AQA is the largest examination body in the UK. वो UK का over 60% of high stake examinations, which is the GCSEs and the A levels, conduct करते हैं UK में। तो उनके साथ ये collaboration है ऑक्सफोर्ड की, और इस इम्तिहान को दुनिया में I think in 120 countries this exam is offered, and we are bringing that, we have brought that examination into Pakistan. अच्छा, एक और बात हुई कि जी ये जो बच्चे यूके बोर्ड से तालीम लेते हैं उनको पाकिस्तानियत या उर्दू ज़बान में महारत हासिल नहीं है। तो आई थिंक अगेन दिस इज़ अ जनरलाइजेशन। these boards, including the Oxford AQA board, offers Pakistan studies, offers Islamiyat, and offers Urdu, which are compulsory to every child appearing for an examination of O-levels, IGCSE in Pakistan. तो कोई भी बच्चा अगर पाकिस्तान में तालीम हासिल करता है उसको ये इम्तिहान लेना ज़रूरी है। अच्छा, अब आई बात कि उर्दू में महारत क्यों नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ फार बिगर इशू दैन ये the examination boards or the examination system to address. I think the जो main challenge है वो हमारा एक colonial mindset है और जो slave mentality रही है कि जी anything that is foreign is better, and हम उससे as a nation नहीं निकल सके। तो इसमें तालीम का या एग्जामिनेशन बोर्ड का उतना I don't think influence है जितना हमारा as a nation, as a people, we sort of value or anything foreign, चाहे उनकी ज़बान है चाहे उनका कल्चर है। तो एक one final thing I'll close with कि देखिए ये international education is something that our religion speaks about. तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। Our founding fathers, Dr. Allama Iqbal, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, they all pursued their higher education abroad. Allama Iqbal went to the UK, he went to Germany to acquire knowledge. So knowledge should not be restricted by to कि जी जो पाकिस्तान में है वही अच्छा है। हमें दुनिया में जहाँ से भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो acquire करनी चाहिए, and we should aim to go after bringing in the best into Pakistan and offering it to the people of Pakistan. Shukriya ji. Ajay, हाँ जी, so we'll open up for questions very soon. I just want to do two more questions here to the panel, and उसके बाद inshallah we'll come to the panelists. We have a good time. वो टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया, एंड्रू साहब को रोक ही दिया उन्होंने। अच्छा, Arshad, so the specific question I want to ask you actually is
from a OUP perspective, अच्छा तो so recently the national curriculum जिसका जिक्र भी किया शहनाज ने, वो notify भी हो गया 9th, 10th, 11th, 12th का. So once you have a national curriculum that is notified, what happens on the textbook and examination front in terms of aligning with the are O-levels, A-levels and AQ now required to have textbooks in line with the national curriculum and with the national examination, and how is that going to be worked out? Ji, thank you, Faisal. देखिए, like a lot of things, unfortunately in our country, this is a grey area. Now, while the federal government has notified the national curriculum for 9 to 12, they are doing it in a staggered manner. So in 2024, grade 9 and grade 11 will be introduced, and then in 2025 academic year, grade 10 and grade 12 will be introduced. और जैसे पहले बात हुई कि जो हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो मुल्क में there are over 30 boards, both public, provincial and government as well as the private sector. So they all use, well, they all follow their own system of assessments. Now, what does this mean in terms of textbooks? तो उसमें ये है कि as of now, provinces are yet to notify the national curriculum. I believe that Punjab is at the very final stages of notifying 9 and 11, but other provinces have not. So the federal government has, so schools following the federal board will be required to align, but others have not. Now, इसमें जो position हमारी है वो ये है कि देखिए, as long as these foreign boards or any board for that matter is operating, then we must allow educational or learning materials, learning resources for that curriculum to be made available. What we need to ensure is that the minimum standards that are laid down in the curriculum are met. लेकिन अगर किसी curriculum में या किसी किताब में उससे थोड़ा ज़्यादा content है तो उसकी इजाज़त दी जाए. इसके अलावा जो current system है उसमें सूबों को, because education is a provincial subject, so provinces are required to independently review all teaching materials and give NOCs or no objections certificates to publishers to be able to produce that content. Now, not all provinces have currently introduced this, but in Punjab, KPK and the federal government, their regulatory authorities require कि आप अपनी manuscript को submit करें, वहाँ पे उनके reviewers उसको assess करते हैं against various standards and वो फिर अपनी requirements बताते हैं. इसमें जो फैसल challenge हमें आ रहा है ना वो ये है कि जो reviewers हैं उनकी understanding, so it's become a very biased or what is in the reviewer's mind is the interpretation of the curriculum. तो वो उस bias को अपने review में डाल देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, आपने अगर ये content डाला है या ये paragraph है या ये chapter है तो ये गलत है, इसको आप निकाल दें. तो our view is कि this is a very restrictive approach, and rather than this you should just have review कि जी क्या वो तमाम चीज़ें जो करिकुलम में दी गई हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक्स फुलफिल कर रही हैं. Make sure that there is nothing contrary to the teachings of Islam or against the ideology of Pakistan in the content of that book.
and then allow it to be made available. So ये अभी हो नहीं रहा. So it is a challenge for publishers and schools to be able to provide the right kind of content for our students. So, I mean, there's an interesting challenge which is in the second line also, which is the fact that, so because every province has that power to go through curriculum, so a publisher like OUP or anybody else for that matter, not only has to have these 4 reviews, if they say that 4 different words have to be used or 4 different things have to be done, then rather than producing 1 textbook, they actually end up producing 4 textbooks. And the number of runs, economies of scale, आपको पता है, is on numbers. तो वो अगर 4 टेक्स्ट बुक कहेगा, सिंध कहेगा आप 20,000 ये छापें, केपी कहेगा कि आप 10,000 ये छापिए, 5,000 बलूचिस्तान के लिए और 25,000 पंजाब के लिए, तो that makes the market much more difficult and much more difficult to have more material also. So I think there's something that needs to be thought through about textbooks and textbook runs as well. We have Andrew now, I think, online. Andrew, can you hear us? Yes. Apologies for my lateness and technical issues. Great to be with you. Great. So, Andrew, thank you very much for joining us. Just one question for you. Why is Oxford AQ coming to Pakistan, and what are you bringing which you don't think is available with the boards currently that are working here? And what sort of differences will AQ bring? Okay, so Oxford AQA we're coming to Pakistan because to some extent we've been asked to come to Pakistan. We've had a lot of interest from schools and school groups and learners and teachers. And we've often been asked the question, what has taken you so long? Why have you not come earlier? So we're very happy to come. I think to answer the question about what is our philosophy and what do we bring that's different from possibly from other exam boards, I would say our focus is very much on building the future skills that we think students will need to face the challenges of a global world. We've seen geopolitical changes, technological changes, and of course we have the ever-present challenge of global climate change. And so students these days have got to be prepared for whatever the world may throw at them in the future. So our focus is very much on introducing them to work in ways that we believe will stand them in good stead in the future. And we think that, I can't really compare directly with other exam boards, but what I can say is that all our qualifications are up to date. They have been developed recently, and they very much focus on building skills. So we have a great belief in teamwork and helping students to be collaborative, as well as building on the fundamental skills that they will need, which include things like analytical thinking, the ability to undertake research and draw conclusions, to solve problems, sometimes problems without a clear outcome. And I think that the thing that underpins all of those is the ability to question and think critically about information that's presented. So not just accept information at face value, but challenge it and really ask questions that will help to elucidate what's true and what may not be true, and that will help students develop their own personal ways of thinking. So those are the kind of philosophical things that we try to build into our qualifications. And yeah, I think I hope that answers the question. And Andrew, when you work with schools, what grade do you sort of come in and start working with teachers? If I remember, when I did my O-levels, it was in grade 8 that we were moved to the O-level stream, but nothing before grade 8 changed.
and it was the same for those who did metric and those of us who did O-levels. So does your board start working with schools at around 8th grade or much earlier than that? It really depends on the school and how they want to approach it. So it's a very flexible system, and we can certainly start at grade 8 or about that in preparation for what we call GCSEs, what sometimes are known as O-levels. But it depends very much on the local context. We have, through Oxford University Press, we have our primary and lower secondary curriculum, which is called the Oxford International Curriculum, which complements our GCSEs and A-levels. So we actually have a system which schools can adopt right from age 2, so preschool, and going right through primary and lower secondary. But it's a flexible system, and schools can come in and take on the curriculum at whatever stage they feel is suitable. And obviously that depends a little bit on what the national requirements are, which will vary in different countries. Great. Thank you very much. Now, the floor is open for any questions for the panel. कोई mic है जी? आगे ले आइए. जहाँ जहाँ हाथ नजर आएगा आ जाएगा. So we'll take 3 questions and then, if that's okay. अस्सलाम वालेकुम. सवाल ये है कि हर साल जो है वो बच्चे फेल हो जाते हैं, मोस्टली इंटरमीडिएट बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में जो है वो फेल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एक कोर्ट का ऑर्डर आता है कि इन बच्चों को पास कर देते हैं या कोई एग्जेम्पशन आ जाती है. और 4 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, जब शफकत महमूद साहब थे तो उन्होंने जो है वो कहा कि जो है ना एग्ज़ाम्स बिल्कुल होंगे और एग्ज़ाम्स होने चाहिए, और जब वो जो है इंटरमीडिएट के बच्चे फेल हो गए तो उनको जो है वो एग्जेम्पशन दे दी और वो यूनिवर्सिटीज़ में चले गए. लेकिन जो है जैसे O लेवल, A लेवल और बाकी सारे बोर्ड्स थे जिन्होंने एग्जेम्पशन नहीं दिया, जो बाहर के बोर्ड से, तो उनके बच्चे फेल हो गए. तो ये जो है हमेशा से सफ़र होता जाता है, और साथ में जो है वो जो अंदरूनी सिंध से या बाकी जगहों से जो बच्चे आते हैं उनको जो है वो कोटा मिल जाता है और वो आके जो है साथ बैठ जाते हैं. मतलब आई एम नॉट ओवर डिस्क्रिमिनेटिंग इट, बट दिस हैज़ बीन अ अनकंडेम्ड रूल दैट इज़ हैपनिंग फॉर ईयर्स. सवाल आ गया जी, प्लीज़. बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये कि अभी बात हुई नॉन एकेडमिक या लाइफ स्किल्स के हवाले से, तो हम देखते हैं कि उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो लोग जिन्होंने इवन मैट्रिक भी नहीं किया होता लेकिन घर में इन्वायरमेंट, सोसाइटी से उनको तरह तरह की लाइफ स्किल्स मिली होती हैं, वो बहुत शार्प होते हैं और आगे भी निकलते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े से उनकी ये स्किल्स काम आती हैं. तो हम देखते हैं हमारे यहाँ कोर्स में प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, अब जो बात हो रही है इंटरेक्टिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, अभी भी वो पोर्शन बहुत कम है. पढ़ने लिखने के बावजूद, वैल्यूज़ को पढ़ने के बावजूद, इस्लामिया, सोशल स्टडीज़, बच्चा इस काबिल होता है कि वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूले जानता है. प्रैक्टिकल मैदान में आके परफॉर्म करना, फेस करना और आज लिटरेचर के हवाले से बात करना, वो स्किल्स पैदा नहीं हो पाती. तो इस हवाले से अभी जो AQA बोर्ड आ रहा है वो तो बाहर का है, उसमें किताबें वही पढ़ाई जाएंगी जो O लेवल, A लेवल में होती हैं, और इस हवाले से क्या उसमें रखा गया है, क्योंकि वो नया है, ताकि लाइफ स्किल ज़्यादा, अभी वो एंड्रू जिक्र कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक. मैडम ने ओपनिंग रिमार्क्स में बात की अदर कॉम्पिटेंसीज़ की, तो अदर कॉम्पिटेंसीज़ जो है उसको अगर थोड़ा एलाबोरेट कर दें तो हमारे लिए एजुकेटिव होगा. अब ज़रा ठहर जाइए, पहले इन 3 का हो जाए, उसके बाद आगे चलती हैं. बेटा बेला, अगर आपसे शुरू करें कॉम्पिटेंसी तो और लाइफ स्किल्स. मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि एकेडमिक प्रोफिशेंसी से हम वाकिफ़ हैं कि हमारे पास रीडिंग, राइटिंग, साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, ये इससे वाकिफ़ हैं. मगर जो इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पास कॉम्पिटेंसीज़ हैं एकेडमिक में ही, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी, मीडिया की है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है. ये इमर्जिंग चीज़ें हैं जिससे इनका दोनों का एक इंटरप्लेस होना चाहिए. जो स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी की, वो वही 4 C's भी हैं, और उसके साथ हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, जिससे हम बात कर रहे थे. मगर जो वैल्यूज़ प्लूरलिस्टिक हैं उसके अंदर रेजिलियंस भी है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी भी है, और फिर फाइनली जो हमारे रवैये हैं जिसमें एथिकल डिस्पोजिशंस आती हैं, जिसमें मैंने कहा सिटीजनशिप भी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, सेल्फ एफिकेसी है. अब बात ये कितनी खूबसूरत लगती है और ये ज़रूरी है. हम अक्सर कहते हैं कि हमारी सारी लर्निंग एक्चुअली ये आउटसाइड द क्लासरूम इनसे हुई है. जो हमारी अगर एकेडमिक्स कुछ बेहतर हुए तो इसलिए हुए. अब इशू चल रहा है कि 100 स्कूल्स पाकिस्तान में इसको फॉलो कर रहे हैं,
सरकारी स्कूल्स हैं। आगा खान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च 10 साल का प्रोजेक्ट है स्कूल्स 2030, जो 10 साल तक एक लॉन्जिट्यूडल स्टडी करेगा लोअर मतलब अर्ली ईयर से लेकर सेकेंडरी तक, कि वो इसको अगर अपनाते हैं तो क्या होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और बहुत ज़रूरी है, सरकारी स्कूलों में ही हो रही है। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग अप, क्योंकि टीचर्स और बच्चे और माँ बाप इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं खुद उन स्कूलों में गई और ये लास्ट माइल स्कूल्स हैं पाकिस्तान के। तो क्वेश्चन ये आता है उनका बार बार कि इसको असेस कैसे किया जाएगा। जैसे आप पूछ रहे थे, बोर्ड वाले इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रवैये हमने अख्तियार किए या ये जो कॉम्पिटेंसीज हम लेकर चल रहे हैं, जो हम बहुत दैट मेक्स अस हैप्पी and more satisfied that we are preparing for tomorrow, who is going to assess them, who will be the paper setters, etc. Because these questions, जैसे आपने कहा, ये सबसे कम आते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी क्वांड्री, शहनाज ने पहले आपसे जिक्र किया कि तैयारी कितनी होती है बच्चों की। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी हमें मालूम है थोड़े से बच्चे AQA में जाएंगे या कैम्ब्रिज में जाते हैं या IB में जाते हैं, अक्सरियत हमारे इसी सिस्टम की पैदावार होंगे, उसको हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन विच पाकिस्तान हैज़ टू सॉल्व। एंड वंस दैट्स डन, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी बेटर एडजस्टमेंट्स टू द करिकुलम और द न्यू करिकुलम और द न्यू पेडागॉजीज और द न्यू असेसमेंट सिस्टम्स, एंड दैट पाकिस्तान हैज़ टू एड्रेस। अदरवाइज़ वही होगा जो आपने कहा। मगर आपको याद है शफकत महमूद ने जब वो किया तो वो हम ऐन उसके अंदर थे, कोविड में थे, और वो बहुत गड़बड़ शड़बड़ हुआ। बट जनरली स्पीकिंग वी नो व्हाट हैपन्स इन द बोर्ड्स, एंड द बोर्ड्स हैव बीन ट्राइंग टू डू अ क्लीन प्योर एक्ट, बट इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट व्हेन टीचर्स आर मैसिवली शॉर्ट, when you're not having even your simple academic skills or areas being addressed, leave alone the other ones. क्योंकि others ones के रवायती टीचर्स तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या, इसका कौन सा टेस्ट आएगा, इसके कौन से गेस्ट पेपर्स हैं। सवाल ये है। बट पाकिस्तान वी नो our kids, our communities, our people, जैसे इलेक्शन के सामने आपको हुआ, they are ready to move forward with maturity, resilience, because उनको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस उनको ही सॉल्व करना है, सब कुछ करना, वो तैयार, सब में मैच्योर है, पॉपुलेशन में मैच्योर नहीं है अभी तक पाकिस्तान, इसीलिए तो हम आउट ऑफ कंट्रोल है। नो मैटर व्हाट वी डू, that is still an issue that still hasn't been resolved in people's head. 20 बच्चे, 5 बच्चे, 11 बच्चे पैदा करने ही है, उसके बगैर चैन नहीं आ रहा। उस वाले मसले को हमें नहीं मालूम कैसे हम हल करेंगे। How will we address that, whether in the school or through the education system, because that's killing us. But anyway, ये मसले गंभीर हैं, but Pakistan has to move forward, फैसल। Otherwise ये फैसले तो हमारे अक्सरियत के स्कूलों के होने, ये थोड़े थोड़े जो माइनॉरिटी, सॉरी हमें अभी ये फ्रिंज फिनोमेना लगता है, चाहे वो O levels है, चाहे वो A levels है, चाहे 3% अगर पाकिस्तान का बच्चा ये 4% ये करता है तो क्या, हमें तो 96% को आगे ले जाना है ना। मैं अगर शहनाज इसी पे आपसे पूछ सकूं कि एक तो जो बात उन्होंने की कि बोर्ड्स में बड़े मसाइल हैं, मैं पिछले कम से कम 20-25 साल से इसमें देख रहा हूँ कि हमने बोर्ड्स को रिफॉर्म करने की बारहा कोशिश की है पर कामयाब। सो व्हाट्स द सोल्यूशन, इज़ इट डू वी ब्रिंग मोर प्राइवेट बोर्ड्स विद इन पाकिस्तान, डू वी ट्राई टू डू व्हाट डू वी डू कि जिससे बोर्ड्स वगैरह का निज़ाम थोड़ा फ़र्क हो, और ये जो शिकायतें हैं कि कहीं चीटिंग हो रही है, कहीं पे वो ग्रेस मार्क्स चल रहे हैं, कहीं कुछ और चल रहा है, इस तरह के मसाइल ख़त्म हो और हम उस तरफ जा सकें जिसका निशानदेही अभी बेजा भी कर रही थी। जी फैसल, देखिए बात ये है कि अगर हम लार्जर पिक्चर जिसको कहते हैं उसको देखें तो पाकिस्तान में जो रियासत है ना, उसकी कैपेसिटी कुछ भी करने के लिए ख़त्म हो चुकी है। ना वो साफ़ पानी दे सकता है, हुकूमतें जो हैं ना सही सड़कें बना सकती हैं, लोगों को घर हाउसिंग के एरियाज़ ठीक तरह दे सकती हैं, ना वो तालीम का निज़ाम ठीक तरह डिलीवर कर रही हैं, और इसी तरह ना वो एग्ज़ामिनेशन के बोर्ड्स को सही तरीके से मतलब एग्ज़ामिनेशन सेटिंग जो है वो भी नहीं ठीक तरह कर सकती। अब जब आप हुकूमती लोगों को हर एक चीज़ पे बिठा देंगे और जिसको कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बोर्ड में जैसे कि हाल में ही सिंध में हुआ है, आपने सबने पढ़ा होगा, अखबारात में था कि
बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, पता नहीं 34 या 33 या 38 कुछ इस तरह हाईएस्ट मार्क्स थे। अच्छा, बात ये है कि आजकल है ज़माना स्पेशलाइजेशन की स्किल्स का, तो हमने अपने बोर्ड्स को प्रोफेशनलाइज नहीं किया है, स्पेशलिस्ट नहीं बिठाए हैं, हमने यहाँ पे हुकूमती अफसर बिठाए हुए हैं। आप सही एग्ज़ाम सेट करें, आपके बोर्ड्स में चीटिंग हो, आप गलत जितने रिश्वत लेके पैसे लेके आप किसी को नंबर दे दें, किसी की नौकरी नहीं जाती इस बात पर, वो उसी तरह बैठे रहेंगे, उनको पूरी तनख्वाहें भी मिलेंगी, इमारात भी मिलेंगे, और वो 60 साल या 65 साल की उम्र में जाके फिर उनको रिटायरमेंट भी हो जाती है। सो देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, एंड व्हेन देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी then you can be sure that you will not get anything that is quality. We have excellent professionals. One outstanding person is sitting right here, Dr. Bela Raza Jameel. You've got Dr. Faisal Bari, and there are many others in the country who are experts in assessment, who have demonstrated that if you have the right professional expertise, you can do the right sort of examination paper board setting. तो बात तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे पहले होता था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हुकूमत चलाती थी। अगर आप कंपेटिटिव लेकर आएँ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स, या कंपेटिटिव आप प्राइवेट सेक्टर में लेकर आएँ, तो एफिशिएंसी का फैक्टर आ जाता है। तो कंपटीशन लानी ज़रूरी है। खान बोर्ड आया है, ये पहला बोर्ड है जिसने कुछ ना कुछ एक ऑल्टरनेट चॉइस दी है विद द सेम करिकुलम। पाकिस्तान का ही निसाब है, वही नेशनल करिकुलम है, वही मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जिस तरह वो पेपर सेटिंग करते हैं और जिस तरह वो एग्ज़ामिनेशंस को डिलीवर करते हैं और उनको उनकी जो इंटेग्रिटी है या जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है और फेयरनेस भी होती है एक एग्ज़ामिनेशन में, उसको भी सही तरीके से डील करते हैं। सो आई फील येस, इन सिंपल टर्म्स माई व्यू इज़ दैट देयर शुड बी मोर बोर्ड्स इन द कंट्री. The numbers are too big for the boards. In certain provinces, in the districts, at the district level, or rather in the examination board, there are many districts that are covered by one examination board. और जो आबादी का तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी है, उसको फैक्टर इन नहीं किया है। वो वही बोर्ड्स चल रहे हैं जहाँ पे एक इलाके की आबादी 5 मिलियन या 10 या 15 मिलियन होती थी, अब उस इलाके की आबादी 30 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। साइज़ का इशू है, स्केल का इशू है, प्रोफेशनलिज्म का इशू है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है। अगर आप सब जानते हैं स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट SAT इतना बड़ा इदारा है प्रिंसटन में, वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 1000 स्पेशलिस्ट काम करते हैं, 1000 कम अज़ कम टॉप नॉच एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट, असेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, वो बैठ के ये पेपर्स बनाते हैं। तो हमारे पास ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं है, ना हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की तरफ सही तवज्जो है, ना एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स की तरफ है सही तवज्जो, और ना हमारे करिकुलम बोर्ड्स में है। तो इसीलिए एक बहुत शदीद क्राइसिस है इस वक्त तालीम के निज़ाम में। और कौन सबसे ज़्यादा इसका मतलब है, जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे निज़ाम में, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर हो रहा है। ये नस्लें जो गुजर रही हैं इस वक्त हमारे स्कूलों में से, इनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हर सतह पर ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नीड मेजर रिफॉर्म। जब तक आप बाकायदा तालीमी इस्लाहात नहीं लेकर आएंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और साथ साथ कंपटीशन लाएं। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल है आप सबसे कि एक तो यहाँ पर आपने जनरल एजुकेशन की बात की, O लेवल्स की बात की, आप लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन की बिल्कुल भी बात नहीं की, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन ऐसी है हमारी कि अगर हम अपने यहाँ पर पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करें तो शायद वो बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकती है। दूसरी बात ये कि हम सारे बोर्ड जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट करते, उसके लिए वहाँ पर हम क्यों नहीं कुछ एफ़र्ट्स लेकर आते। अस्सलाम वालेकुम बिला आपा, आपने जो बातें करी बिल्कुल सही थी, एंड आई थिंक नाउ
these facts and figures have become so prevalent कि अगर आप 2 मिनट के लिए गूगल करें तो आपको सबसे पहला फैक्ट आएगा कि 22.8 million kids are out of school and 66% youth and everything. I think we all know that the state has failed and it has been a few decades. The problem is that when we see an advancement, आपने 3% का number quote किया of privileged kids, it's like, I was looking it up yesterday for a presentation, it's 3.3% O levels and privileged है, तो आप सोच सकते हैं 96.7 के साथ क्या हो रहा है. प्रॉब्लम ये आती है कि अब जब हमें पता है कि स्टेट फेल हो चुकी है तो स्टेक होल्डर्स कौन है. अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखें तो चंद बड़े पब्लिशर्स हैं, अगर आप प्राइवेट एजुकेशनल बोर्ड्स में देखें तो चंद बड़े बोर्ड्स हैं. द प्रॉब्लम आई foresee when I work with the industry is that जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हैं. And when you know that the government is not going to come out and help you, have we all looked towards ourselves and realized whether the stakeholders from the publisher, from the private assessment boards, from other vocational training जैसे इन्होंने mention किया, have we ever sat together and worked out a way to come up with something? Last comment मेरा ये होगा कि I had heard about, every time I hear about a private board coming out, I'm very happy. And I had heard about Ziauddin, but I've never seen it. I have never seen them reaching out or someone else reaching out. I think UK में भी कोई 13 boards हैं जिसमें से ज़्यादातर state के नहीं हैं. ठीक है, स्टेट फेल हो चुका है. अब आगे बढ़ने के लिए इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हम और आप जो लोग इस एक्चुअली एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में बैठते हैं और हम पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अब आगे इन द फोर्सिएबल फ्यूचर कभी बैठेंगे और कोई एजेंडा लेके हम बैठते हैं. दैट्स माय क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक्चुअली थोड़ा सा कमेंट भी है और सवाल भी है आप लोगों से. बेसिकली देखें, मैं जो एक बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोई कोर्सेज़ नहीं होते कहीं पे भी. मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं होता, कोई डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है. क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चों को आजकल के, हम लोग ने जब अपना इंटर किया और जब हम मैट्रिक में थे, हमें एक NCS ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें थोड़ा बहुत सिखाया जाता था कि अगर ज़लज़ला आ जाए, आग लग जाए, आपने क्या करना है. आजकल के बच्चों को तो एग्ज़िट का भी नहीं पता होता कि हम एग्ज़िट कहाँ से करेंगे अगर फायर इन केस लग जाती है. इवन हमारे अपने इंस्टीट्यूट में भी. तो हम लोग इसके ऊपर क्यों नहीं कभी सोचते. और दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और यानी इतनी वाइड डिग्रीज़ ले रहे हैं, लेकिन इनके क्या इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, कोई इदारे हैं जो इनको मतलब अकोमोडेट कर सकेंगे पाकिस्तान में? ये क्या सारे के सारे बाहर जाएंगे आपके ख्याल में? मतलब क्या करेंगे ये लोग पढ़ के? और इतनी महंगी डिग्रीज हैं इनकी, मैं तो हैरान हो जाती हूँ इनकी फ़ीसें सुन के. तो ये बेचारे करेंगे क्या? आप मतलब हम इनको कभी इस पे लेकर आ रहे हैं बच्चों को? बेहतर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अच्छा बेला, फिर आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपने फ्लड के बाद स्कूलों में काम भी किया. तो ये जो डिज़ास्टर की इन्होंने बात की, रेजिलियंस के लिए और क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट पे, इस पे कुछ हो रहा है? मैं 3 छोटे से कमेंट जवाब दूंगी. एक तो बच्ची ने पूछा था सवाल टेवेट का, टेक्निकल वोकेशनल का. बेटा तुम्हें मालूम है कि सरकार के अपने आदाद शुमार के मुताबिक नीड इतनी बड़ी है, सिर्फ 5 लाख बच्चे जो हैं वो इस वक्त सिस्टम में हैं. मतलब एक ट्रेजेडी है ना. बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रही हो. गवर्नमेंट ने खुद ही और शहनाज भी सब लोगों ने कहा कि हम लोग टेक्निकल वोकेशनल हम 9वीं से शुरू करेंगे ताकि हमारी 3rd स्ट्रीम आए. वो हो नहीं सका अभी तक सक्सेसफुल. यही तो मसले हैं. आप कह रहे हैं कि हम क्या इकट्ठे कैसे बैठे. we sit all the time with the government. Sometimes we feel we are the government ourselves. But in spite of us, my lifetime will go and we will still not have that turning of the page. Because you have to say in a very bold way that this has not held its own. We need to clear the decks and progressively have a pathway which addresses these concerns, including aapke, if Pakistan is the 5th high-risk country
on the global index for climate change. ये तो fact है ना, और फिर बढ़ता ही जा रहा है. तो हमारे यहाँ तो constantly एक के बाद एक crisis आएगा. Look at Sindh, 60% affected. But कोई उसके ऊपर यही होगा कि जब इमरजेंसी आएगी तो एक माइंडसेट, टोपी पहनेंगे, इमरजेंसी आ गई, DRR की ट्रेनिंग ले लो. मगर उसको हम मेन स्ट्रीम, जैसे कल हम बैठे थे, एक नया टूल था इंक्लूसिव असेसमेंट का, कि हमारे पास ब्रेल के और डेफ के जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, उनको हम कैसे असेसमेंट्स करवाएंगे. मगर क्वेश्चन यही है कि सब मिलके बैठते नहीं हैं. हम अभी, और एजुकेशन से बढ़ के कोई मल्टी सेक्टोरल सेक्टर है ही नहीं, इसको ही नहीं मानते. तो ये हमारी आदतें बदलनी होंगी. We'll have to bring in all the other domains of learning. We'll have to do all of that. Business as usual, all of us have said so many times. मगर वो कैसे करें, उसकी कुंजी अभी तक हमें तो नहीं मिली. और मतलब मगर हम ढीठों की तरह बैठे हुए हैं. Till the last breath, we will continue to say what we must say and to influence. So you have outliers, like the Chief Secretary in Gilgit-Baltistan, great man. He did great stuff. You'll see the Asar results. The biggest impact is over there. You'll see somebody in the federal board, a great chairman, उसने inclusive भी कर लिया, ये भी कर लिया, बहुत काम कर रहा है, कैसर आलम. But what will happen when he go? What will happen to GB after the Chief Secretary? These are issues. So we haven't quite cracked it, but all the questions that you asked are real questions, and we're not faring very well. Arshad, any last words? जी, देखिए, I would just like to एक बात हुई कि जी ये जो 97% बच्चे हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है. तो there are a number of examples of public-private partnership, जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ, NGOs के साथ, ये I saw शहजाद रॉय here as well, उनकी ज़िंदगी ट्रस्ट है, वो हैं अमीन हाशवानी हैं, ही इज़ adopted some government schools जहाँ पे उसी पैसे में जिसमें गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर स्कूल को चलाती है, उन्होंने प्राइवेट मैनेजमेंट लाए, उन्होंने बेहतर किताबें दी, बेहतर तालीम दी, and that system has worked and flourished. So the learning outcomes for students are far better in those schools where they've given it to the private sector to manage. It's not a matter of funds, it's a matter of will. There are people who are out there जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वो इसी बजट में उन्हीं लोगों के साथ वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं, वो टीचर की ट्रेनिंग भी बेहतर कर रहे हैं, टीचर की क्वालिटी भी बेहतर कर रहे हैं, और एकेडमिक कंटेंट जो किताबें हैं उनका स्टैंडर्ड को भी बेहतर कर रहे हैं. तो जो तमाम चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, टीचर ट्रेनिंग and educational content, all of them have been addressed by the private sector in the same budget that the government uses to जो current education system public sector का budget है. तो इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है for it to work. शुक्रिया जी. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. It's always heartening to see people coming in for a session on education. Thank you again. And Andrew, thank you so very much for joining us. I'm really sorry we couldn't focus a lot more on EQ, but that's because you couldn't join earlier. I'm just kidding. Thank you very much, Andrew. Don't worry, have a very good day. You'll hear a lot more of us. Thank you very much.